Hello students, today we will be studying about the next topic, blood pressure and lymph. After studying about circulatory system, हमने जो next topic पढ़ना है वो है blood pressure और lymph के बारे में. So what is blood pressure? Blood pressure क्या होता है? Blood pressure is the pressure of blood exerted on arterial blood vessels. स्टूडेंट्स, जो हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था, हमने क्या स्टडी किया था कि जो आपका ब्लड है दैट इज मूविंग इन द ब्लड वेसल्स, वो ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है, ब्लड कहाँ मूव करता है? ब्लड वेसल्स के बीच में. और वो ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना, कौन? ब्लड. उस प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर. So what is blood pressure? Blood pressure is a pressure of blood exerted on blood vessels के ऊपर वो जो blood pressure exert कर रहा है. ठीक है. Now it is measured by, इसको किससे नापा जाता है? आपने हॉस्पिटल्स में देखा है वो इंस्ट्रूमेंट, वो जो बाजू में लगाते हैं ना, टाइट टाइट से करते हैं, फिर उसको पंप करते हैं. तो दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज sphygmomanometer. Now we will study, see here, force that blood exert against the wall of vessel, जिसको अभी हमने बताया ब्लड प्रेशर कहते हैं. और ये प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज. मार्क इट परफेक्टली कि ये किस में ज़्यादा है? ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स. एंड इफ़ यू रिमेंबर, जब आपको मैंने पिछली स्लाइड कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज जो होती हैं वो थिक होती हैं वेन से. तो यहाँ उसका आंसर मिल रहा है. क्यों थिक होती हैं आर्टरीज? Because pressure is greater in arteries than veins. Okay. Now, pressure of blood inside the arteries during ventricular systole. Systole क्या होता है? Contraction. आपको मैंने बताया था जो blood contraction, जो हार्ट का आपका कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ना, उसकी वजह से ही ब्लड फ्लो होता है, उसकी वजह से ही हार्ट पंप कर पाता है. तो वेंट्रिकल जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम पे बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर. और प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायास्टोल. डायामीटर बड़ा होता है ना, तो डायास्टोल होगा रिलैक्स. जब आपका वेंट्रिकल बड़ा होगा, रिलैक्स होगा, उसको बोलते हैं डायास्टोल. तो जब आप ये सिंपल सी बात देखो, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. तो जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एरिया कम हुआ, तो जब एरिया कम हुआ तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा. तो सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mm ऑफ मर्क्यूरी और डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 मर्क्यूरी, 80 mm ऑफ मर्क्यूरी. और ये याद रखना, प्रेशर हमने वेंट्रिकल के रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने को ही मेजर करेंगे. ठीक है. तो ये है वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मैं बात करी थी, अभी आपको बताया ना, स्फिग्मोमीटर. तो इट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्फिग्मोमीटर. और जब आपका बीपी हाई होता है उसको कहते हैं हाइपरटेंशन. और ये कॉज जब होगा इज कॉज्ड बाय कंस्ट्रिक्शंस ऑफ आर्टरीज. होता क्या है बच्चों कि जिस टाइम पे आपकी आर्टरीज में कुछ डेपोजिशन हो जाएगा, वो एक तो वैसे ही थिक है, उसके अंदर का जो एरिया है वो वैसे ही कम है, लेकिन अगर उसमें कुछ और जमा होता जाएगा तो उसमें रुकावट पैदा होगी और बीपी आपका हाई, एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा. तो हाइपरटेंशन में आर्टरीज के बीच में कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो कम होगा, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस रुकावट. ठीक है. एंड इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ आर्टरी. कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा नस फट गई अंदर की, तो वो क्या है? प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड को फ्लो करने को जगह नहीं मिल रही है. उस टाइप पे क्या होता है? इट रप्चर्स एंड इट लीड्स टू हार्ट अटैक. वो प्रेशर से ब्लड आ रहा है, उसको जगह नहीं मिल रही आगे जाने को, और वहाँ पे आपकी नस जो है, आपकी ब्लड वेसल जो है वो फट जाती है. इट रप्चर्स. क्लियर? सो नाउ व्हाट इज द मेन पैरामीटर्स? वन इज सिस्टोलिक प्रेशर. तो अभी अभी आपको मैंने बताया ना, एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा. एरिया ज़्यादा, प्रेशर कम. तो वही हम नोट करेंगे, लिखेंगे. सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mm ऑफ मर्क्यूरी. Diastolic pressure is 80 mm of mercury. And high BP or hypertension,
दिस इज नोन एज साइलेंट किलर। क्यों है साइलेंट किलर, आपको बताया मैंने, क्योंकि जिस टाइम पे ब्लड को जगह नहीं मिलेगी जाने को, इफ इट रप्चर्स द ब्लड वेसल्स, तो यू मे डाई। तो इट इज वेरी 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 डेंजरस। सो हाई बीपी को कभी भी लाइटली नहीं लेना है, यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू ब्रिंग योर ब्लड प्रेशर नॉर्मल. And next is low BP, that means hypo. There is difference between hyper and hypo. Hyper में ज़्यादा, hypo में कम. तो जब आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड थोड़ा थोड़ा जाएगा, तो ऑक्सीजन सेल्स को कम मिलती है. ऑक्सीजन कम मिलेगी, आपको चक्कर आएगा, आपको कमज़ोरी लगेगी, फेंटिंग फील होता है. ओके. नेक्स्ट, हार्ट साइकिल. अब हमारे ये हार्ट की साइकिल कैसे होती है, हमने पढ़ा था हमारा हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, है ना. तो जब आपका ऑरिकल सिस्टोल करेगा, सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन, तो जब ऑरिकल सिस्टोल करता है दैट इज ऑफ 0.1 सेकेंड. देखो आप, सेकेंड कितना छोटा होता है, उसका भी 0.1 सेकेंड यूज होता है टाइम जब आपका ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. ऑरिकल के बाद ब्लड कहाँ आ रहा है, वेंट्रिकल्स में. तो वेंट्रिकल फिर सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा. अब वेंट्रिकल ज़्यादा टाइम ले रहा है, वेंट्रिकल कितना लेता है, 0.3 सेकेंड्स. अब ये दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो दोनों ने जॉइंट डायास्टोल करना है, मतलब जॉइंटली दे विल रिलैक्स, और वो होगा 0.1 सेकेंड में. तो ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूं कि हमारा हार्ट का साइकिल कितना है, ये पूरा काउंट करें, ऐड करें, तो इट कम्स आउट टू बी 0.8 सेकेंड्स में हमारा पूरा एक हार्ट का साइकिल होता है. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हार्ट बीट. तो फर्स्ट साउंड इज योर लब. अब ये लब साउंड जो है, वो जो पहली बार आपका हार्ट में जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व जो किसके बीच में है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, यहाँ पे आपका बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट होते हैं. तो जब आपका ब्लड फ्लो करेगा ऑरिकल से वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे जो मस्कुलर वेल्व्स हैं, जब देखो पानी में आप आवाज़ हाथ डालोगे, हाथ मारोगे, तो आती है ना आवाज़ छप छप करके. सिमिलरली दिस इज द वॉइस ऑफ वाटर बीन क्रिएटेड. और यहाँ वाटर क्या है, ब्लड, और मसल्स क्या है आपके, वेल्व्स. तो वेल्व्स के थ्रू जो वो क्लोज होने का आवाज़ आती है, पहली आवाज़ को हम लप बोलेंगे. दूसरी आवाज़ जो डप साउंड है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस ऑफ क्लोजर ऑफ सेमील्यूनार वेल्व. जब आपका वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड दोनों साइड से, एक साइड से जाएगा ओटा में, एक साइड से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, तो वहाँ पे कौन क्या प्रेजेंट है, सेमील्यूनार वेल्व प्रेजेंट है. तो जो दूसरे टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज डप. सो दीज आर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट. कौन कौन सी, लप एंड डप. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि there are 2 types of arteries majorly and they both are 4 carotid arteries होती हैं, 4 coronary arteries होती हैं हमारे शरीर में. ये जो carotid artery है ना, वो ब्लड प्रोवाइड करती है हेड में, मतलब दिल से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आपके सिर तक जाता है, वो आपकी कैरोटिड आर्टरी है. और अगर वो फट जाए तो आपको स्ट्रोक होगा. स्ट्रोक मतलब क्या है, पैरालाइज, पैरालिटिक अटैक. तो ये कब होता है, जब आपका क्या होने वाला है बच्चों, जिस टाइम पे आपका कैरोटिड आर्टरी जो हेड में, जो सिर में आपके ब्लड को लेके जा रही है, अगर वो फट जाए तो दिमाग में आपका नहीं जाएगा ना ब्लड सप्लाई. तो जब नहीं जाएगा तो यू विल बी हैविंग अ स्ट्रोक. और जो कोरोनरी आर्टरी है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे दिल के चारों साइड, मसल्स, दिल, हार्ट की मसल्स को तो बहुत काम करना है, तो उनको तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है. तो जो हार्ट के आसपास की मसल्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही हैं ब्लड वेसल्स, उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी. और अगर वो रप्चर हो जाए तो आपको क्या हो सकता है, हार्ट अटैक. ठीक है. नेक्स्ट,
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ब्लड क्लॉटिंग। और ये क्लॉटिंग कौन कर रहा है? आपको मैंने बताया था प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके ब्लड के अंदर, ब्लड का एक कॉम्पोनेंट है। और ये प्लेटलेट्स कैसे करेंगे वो हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब सबसे पहले तो जब आपका ब्लड आपके बॉडी में है ना, तो वो कभी क्लॉट नहीं करेगा। तो उसको क्लॉट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंटर जो होना चाहिए वो क्या है? डैमेज। कि जब तक आपके ब्लड वेसल्स में कोई रुकावट या वो टूटती नहीं है या उसके अंदर एयर एंटर नहीं हो पाती, तब तक आपका ब्लड कभी भी जमेगा नहीं, कभी भी क्लॉट नहीं करेगा। तो जैसे ही ब्लड वेसल में डैमेज हुआ, उसकी वजह से प्लेटलेट्स ने जमना शुरू कर दिया। और वो जमेगा कैसे? वो प्रोड्यूस करता है थ्रोम्बोकाइनेज। और ये जो थ्रोम्बोकाइनेज किससे प्रोड्यूस हुआ? ब्लड वेसल के टूटने से। जो थ्रोम्बोकाइनेज प्रोड्यूस हुआ, वो पहले से हमारे ब्लड में एक चीज़ प्रेजेंट होती है, प्रोथ्रोम्बिन, जिसको किसने दिया है बच्चों? वो लिवर प्रोड्यूस करता है। तो लिवर ने पहले से प्रोथ्रोम्बिन को प्रोड्यूस कर रखा था, लेकिन वो आपका एक्टिवेट हुआ थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में। तो जब थ्रोम्बोकाइनेज ब्लड वेसल के टूटने से प्रोड्यूस हुआ, उसने प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करना है? थ्रोम्बिन में। और फिर ये थ्रोम्बिन जो बना, उसने अगला कंपोनेंट, एक और चीज़ प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में, फाइब्रिनोजन। वो भी किसने प्रोड्यूस किया है? लिवर ने। तो फाइब्रिनोजन को फिर जैसे ही आपका थ्रोम्बिन प्रोड्यूस हुआ, उस थ्रोम्बिन ने कन्वर्ट किया फाइब्रिन ने। और ये जो फाइब्रिन है, दिस फाइब्रिन इज मेकिंग अ क्लॉट। ये आपके बॉडी में क्लॉटिंग प्रोड्यूस करेगा। ये बन गया आपका क्लॉट। समझ में आ गया? लिसन अगेन, कि जब आपका ब्लड वेसल टूटा, उससे क्या प्रोड्यूस हुआ? थ्रोम्बोकाइनेज। उस थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, और थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया। एंड दिस फाइब्रिन इज क्लॉट। ये जमा हुआ ब्लड होता है। ये आपके खून को जमा देगा, जिससे आपका ब्लड फ्लो नहीं होता, ज़्यादा खून नहीं निकलेगा आपकी बॉडी से। क्लियर? एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला इम्पॉर्टेंट लिक्विड जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज लिम्फ। वाइट आपने कभी देखा होगा, कभी आपको चोट लग जाती है ना, तो ब्लड निकलने के बाद कई बार उस क्लॉट के साइड में ना वाइट पानी जैसा निकलता है। व्हाट इज दैट? दैट इज लिम्फ फ्लूइड, जिसका दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। अब ये टिश्यू फ्लूइड को कहता है, उसको देखते हैं। ये दिख रहा है आपको डायग्राम? देखो बेटा, ये रेड आ रही है आर्ट्रियोल्स, जिसने आगे ये दे दी आपकी कैपिलरी बेड। यहाँ लिखा है ना खूब सारी कैपिलरीज, और ये है वेन्स। तो जब मैंने आपको ब्लड वेसल्स कराया था तो भी ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके बताया था। अब आएंगे इस टॉपिक पे जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड को। अब ये टिश्यू फ्लूइड क्या है? जिस टाइम ब्लड आपका गया सेल्स के अंदर, उसने ऑक्सीजन को देना है। तो यहाँ टिश्यूज के सेल्स हैं, और यहाँ से ब्लड अंदर जाएगा, एनर्जी देगा, और फिर वहाँ पे जो सेल्स के बीच में खाली जगह है, वहाँ पे भी ब्लड का एक पार्ट प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड। अब ध्यान से सुनेंगे। तो लिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड है, जिसमें क्या प्रेजेंट है? लिम्फोसाइट। क्या प्रेजेंट है? लिम्फोसाइट। As blood passes through capillaries in the tissue, जैसे ब्लड कैपिलरीज से गया, टिश्यू में गया, some water and soluble substances are filtered out from plasma to intercellular space। कि टिश्यू के बीच में जो खाली जगह है ना, उसमें कुछ प्लाज्मा और कुछ soluble substance घुस जाएंगे। And some tissue fluid enter lymphatic system and tissue fluid is then called lymph। ये कब होगा? जब वो किस में घुस गया? लिम्फेटिक सिस्टम में। और जो टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड है, उसको हम बोलेंगे लिम्फ। और ये क्या करेगा? बाकी ड्रेन हो जाएगा वेन्स के अंदर, वेन्स के अंदर ये निकल जाएगा। अब इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है? व्हाट इज अ मिडल मैन? तो इसका थर्ड नेम, एक तो आपका हो गया बच्चे लिम्फ,
सेकेंड टिश्यू, और तीसरा नाम इसका क्या है, मिडल मैन। तो मिडल मैन क्यों, क्योंकि ये आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो चीज़ प्रेजेंट है जो कि ब्लड सप्लाई कर रहा है टिश्यू को, वो है आपका मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। टिश्यू फ्लूइड हेल्प टू, क्या कर रहा है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, ये एक्सचेंज करता है। प्लस जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट्स, मार्केट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि ये डाइजेस्टेड फैट्स और फैट सॉल्युबल विटामिन और हार्मोन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो ये जो लिम्फ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या क्या पढ़ा लिम्फ के बारे में, पहला लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, और दूसरा इसका नाम क्या हुआ, मिडल मैन। ये कलरलेस होगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड भी करता है, प्लस इसका मेन काम जो है वो डाइजेस्टेड फैट्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो आ गए वो वापस ड्रेन बैक इनटू मेजर वेन्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई वो वापस कहाँ जाएंगी, वेन्स में निकल जाएंगी। So with this we have completed. Happy learning. Wherever you find any difficulty, wherever you have any query, please ask in the chat box. Goodbye students. Happy learning.